आइए आज हम बात करते हैं मीजल्स वायरस की, जिसको हम रिबियोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मीजल वायरस, इसकी हम पहले फैमिली की बात करेंगे। तो देखिए हम पूरे वायरस की जो फैमिली बात करके आए, तो देखिए यहाँ पे वायरस हमारे दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। तो आरएनए में भी देखिए हमारे कुछ इन्वेलप वायरस होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्वेलप वायरस में यहाँ पे RFTM एंड अदर, ये हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि इससे हम याद रखेंगे। तो देखिए RFTM से हमको इतना मतलब नहीं है। यहाँ पे अदर में देखिए हमारे पास और वायरस होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पैरामिक्सो वायरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट्रोफ्लैगी, टोगा और मेटाना, ये तो हो गए हमारे RFTM से, और अदर में हमारे अरीना, रेहब्डो और पैरामिक्सो वायरस आ गया। ठीक है, तो पैरामिक्सो फैमिली ये आ गई, और पैरामिक्सो में ये देखिए ये सारे वायरस होते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि क्रोप कॉज करता है, हम पीछे बात करके आ चुके, और RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, ये देखिए ब्रोंकियोलाइटिस इन बेबीज ये कॉज करता है, और मीजल और मम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीजल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मीजल देखिए पैरामिक्सो वायरस का ही मेंबर है, यानी ये इन्वेलप RNA वायरस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीजल्स। और उसके बाद फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम पहले फीचर बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे वो हम यहाँ पे बात कर लेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले देखिए मीजल क्या हुआ कि यूजुअल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व प्रोड्रोमल फीचर, कि यहाँ पे मिसल में हमको क्या होगा कि प्रोड्रोमल फीचर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोड्रोमल फीचर क्या होता है कि जब रैश अपीयर होता है ना, तो रैश जो अपीयर होगा तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी, इसी को हम बोलते हैं प्रोड्रोमल फीचर। ठीक है, तो जैसे रैश अपीयर हुआ, अब जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोड्रोमल फीचर। ठीक है, तो रैश के साथ साथ बुखार पड़ता रहेगा, ये प्रोड्रोमल फीचर है। ये हमको मीजल्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे कफ भी देखने को मिलेगा, और देखिए हमको यहाँ पे कोराइजा देखने को मिलेगा। कोराइजा क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दी है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, तो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका इन्फ्लामेशन होता है, इसी को हम कोराइजा बोलते हैं। तो हमको कोराइजा भी देखने को मिलेगा मीजल के केस में, और हमको कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिव ऑफ द आई, ये देखने को मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा देखिए अब ये सारी चीजें तो हमको देखने को मिली, इसके बाद यहाँ पे पहले हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, फिर हमको इवेंचुअली कॉप्लिक स्पॉट डेवलप होता दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए 2 से 3 दिन बाद, यानी सेकंड या थर्ड डे हमको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। अब एक कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है, हम यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा, और ये होता क्या, ब्राइट रेड स्पॉट विद ब्लू व्हाइट सेंटर ऑन बकल म्यूकोसा। ठीक है, तो देखिए ब्राइट रेड स्पॉट होता है, और यहाँ पे देखिए ब्लू व्हाइट सेंटर प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ होता है तो बकल म्यूकोसा पे। ये देखिए ब्राइट रेड स्पॉट होता है, और यहाँ पे ब्लू व्हाइट ये सेंटर होता है, और ये देखिए बकल म्यूकोसा ना यहाँ पे, और यहाँ पे जब देखेंगे ना ये मोलर, तो देखिए ये अपोजिट टू सेकंड मोलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट टू सेकंड मोलर प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, तो कॉप्लिक स्पॉट सेकंड या थर्ड ये प्रेजेंट होता है, और ये देखिए पैथोगोनोमिक यानी डायग्नोस्टिक फीचर होता है किसका, मीजल वायरस का। ठीक है, तो ये कॉप्लिक स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये डायग्नोस्टिक स्पॉट है या डायग्नोस्टिक पॉइंट है ये किसका, मीजल वायरस इंफेक्शन का। और उसके बाद जब एक कॉप्लिक स्पॉट हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद और हमको क्या देखने को मिलेगा कि कॉप्लिक स्पॉट का देखिए फॉलोड 1 to 2 days later by maculopapular rash that start at the head या नेक एंड सेपरेट डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा कि जब ये कॉप्लिक स्पॉट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हमको यहाँ पे मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को मिलेगा, यानी मैक्यूलोपैप्यूल टाइप के हमको रैश देखने को मिलेंगे, और ये स्टार्ट होंगे हेड या नेक पे। ठीक है, तो हेड या नेक पे स्टार्ट होंगे, और ये फिर नीचे की तरफ ये सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा मीजल्स में। तो देखिए मीजल्स में यहाँ तक पूरी फीचर हम बात कर लिए कि सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रोड्रोमल फीचर देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इसके अलावा हमको यहाँ पे कफ और कोराइजा देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद सेकंड या थर्ड डे हमको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा, फिर इसके 1-2 दिन बाद हमको मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फीवर होगा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोड्रोमल फीचर है, यानी ये जितना आगे जाएंगे उतना इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमको ये चीज देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता दिए, अब यहाँ देखिए हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात की जा रही है कि हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो बताया गया लिम्फेडिनाइटिस, तो हमको लिम्फेडिनाइटिस देखने को मिलेगा, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड। उसके अलावा देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल क्या होते हैं, जब लिम्फोसाइट आपस में फ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल। ठीक है, तो ये होता है, और ये होते कहाँ, इन ए बैकग्राउंड ऑफ पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये जो लाइन बताएगी ना कि देखिए हम सबसे पहले लिम्फ नोड आपको दिखाएं, ये देखिए पूरा लिम्फ नोड होता है, और लिम्फ नोड में ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे देखिए टी लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। ठीक है, तो पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं, और यही जब टी लिम्फोसाइट यहाँ ज्यादा होते हैं तो यही आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम वार्थिन फिनकले जाइंट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वार्थिन फिनकले जाइंट सेल, ये हमको देखने को मिलते हैं पैराकॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया, यहाँ पे देखिए कि
लिम्फेडेमाइटिस देखने को मिलेगा और वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल देखने को मिलेंगे। कहां पे? पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी और यहीं पे हमको वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और ये वार्थिन फिनकल्डे जाइंट सेल क्या होते हैं? ये फ्यूज लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये तो हो गई हमारी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात करने वाले, ठीक है। देखिए कॉम्प्लिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कॉम्प्लिकेशन देखिए ये जो बताया गया ये हमारा क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखिए हमारा ये है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हमको क्या देखने को मिलता है? ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया इसका मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है और ब्रोंकोनिमोनिया जो है इसका ये मोस्ट सीवियर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हम बताया कि ओटाइटिस मीडिया और ब्रोंकोनिमोनिया ये दो चीज देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन हमको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है और मोस्ट सीवियर जो होता है ये ब्रोंकोनिमोनिया होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई और उसके बाद फिर ये देखिए हमारा क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा और ये कब देखने को मिलेगा? जब इसका रिकवरी हो जाती है ना मीजल्स की, यानी फीवर खत्म हो गया तो फीवर वगैरह सब कुछ ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 7 से 10 दिन बाद, यानी रिकवरी के 7 से 10 दिन बाद हमको ये सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें होगा क्या? देखिए पर्सनालिटी चेंजेस। तो पर्सनालिटी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जैसे स्कूल परफॉर्मेंस जो होगी ये कम हो जाएगी और हमको मायोक्लोनस वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको देखिए डिमेंशिया देखने को मिलेगा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा और डेथ भी हो सकता है देखने को मिलेगा अगर ईयर लेटर, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलेगा और ये सिम्टम अपीयर विद इन फ्यू डेज ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये इंसेफेलाइटिस जो है ये कुछ ही दिन बाद, यानी ये सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस से पहले ही हमको इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंसेफेलाइटिस भी हमको देखने को मिलेगा और जाइंट सेल निमोनिया ये रेयर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए जाइंट सेल निमोनिया भी हमको देखने को मिलता है। तो क्या रेयर एक्सेप्ट इन इम्यूनोसप्रेस्ड। तो इम्यूनोसप्रेस्ड में तो देखने को मिलेगा ज्यादा, लेकिन वैसे नॉर्मल में हमको ये कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेयरली देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा जाइंट सेल निमोनिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमको 4C से याद रखना मीजल्स में। देखिए 4C बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 4C से हम याद रखेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले कफ हमको देखने को मिलेगा, देखिए कफ देखने को मिला, कोराइजा देखने को मिलता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है और कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए के से हम यहाँ पे लिखे हैं लेकिन ये हमको C से याद रखना है। कॉप्लिक स्पॉट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, काऊ वाला C, ठीक है। तो ये होगा हमारे 4Cs ऑफ मीजल्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कैन रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम मीजल्स। कि विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन जब हम करते हैं ना तो ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम कर देता है मीजल्स की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मीजल्स जो होता है ना ये देखिए यहाँ इम्यूनो सप्रेस्ड वाले में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मीजल्स जो होता है ये इम्यूनो कंप्रोमाइज में ज्यादा देखने को मिलता है और विटामिन ए का क्या होता है कि म्यूकोसा को अच्छे से जनरेट करता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो विटामिन ए एक तरह से ये प्रोटेक्टिव होता है मीजल्स के अगेंस्ट, ठीक है। विटामिन ए हमको मालूम है कि यहाँ पे ये म्यूकोसा का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट है मीजल्स, ठीक है। तो विटामिन ए ये इम्यूनिटी को समझो बूस्ट करता है, इस वजह से मीजल्स का केस बहुत कम हो जाता है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के केस में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे इसको और हम रिलेट करेंगे, ठीक। तो ये चीज यहाँ बताई दी गई। और देखिए किसमें होता है तो बताया गया कि पर्टिकुलरली इन माल नरिश चाइल्ड। तो पर्टिकुलरली माल नरिश चाइल्ड में अगर विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन हम दे रहे हैं तो यहाँ पे मीजल्स का जो केस होता है ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजल एसोसिएशन डेथ इन चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे निमोनिया जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजल एसोसिएटेड डेथ है बच्चों में। तो यहाँ पे देखिए हम बता के है ना ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मोस्ट सीवियर जो होता है ये ब्रोंकोनिमोनिया है, ठीक है। तो निमोनिया की वजह से हमको सबसे ज्यादा डेथ बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई मीजल्स के ताल्लुक से। तो देखिए मीजल एस्पेक्ट से सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो थी हम बता दिए। और उसके बाद देखिए कुछ मीजल्स की इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई थी जो हम यहाँ पे बता दें। तो देखिए मीजल्स का बार बार यहाँ पे बच्चों का जिक्र किया जा रहा है ना, देखिए चिल्ड्रेन में ही, क्योंकि मीजल्स हमको चिल्ड्रेन में ही देखने को मिलता है। तो इसकी एज क्या होती है तो देखिए एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 मंथ टू 3 ईयर। तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे सब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन की ही बात की जा रही है, ठीक है। चिल्ड्रेन क्योंकि चिल्ड्रेन में ही देखने को मिलता है। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और ये मीजल्स जो होता है ना ये साइक्लिक ट्रेंड शो करता है, यानी एक बार आएगा फिर 2-3 साल नहीं आएगा, मतलब फिर ऐसे मतलब साइक्लिक ट्रेंड शो करता है, आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, साइक्लिक ट्रेंड शो करता है। तो यही साइक्लिक ट्रेंड हमको देखने को मिलता है 2 से 3 साल पे, ठीक है। तो मीजल्स में हमको 2 से 3 साल पे साइक्लिक ट्रेंड देखने को मिलता है। और ये मीजल देखिए ये एयरबॉर्न डिजीज है, इस वजह से यहाँ पे ड्रॉपलेट से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मीजल्स ये एयरबॉर्न डिजीज है। और ये देखिए फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आउटब्रेक, ठीक है। तो देखिए कोई भी आउटब्रेक होता है ना तो वहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा गरीबी आती है। कोई भी आउटब्रेक हुआ, कोई भी मान लो फ्लड आया, कुछ भी आया, तो वहां पे क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की कमी जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो माल न्यूट्रिशन होने की वजह से यहाँ पे मीजल्स का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मीजल्स का चांस जब बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे माल नरिश की वजह से, इस वजह से यहाँ पे हम मीजल की वैक्सीन अगर दे देंगे तो माल नरिश जो होंगे ये इनमें
मीजल के इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा था, लेकिन अब ये वैक्सीन की वजह से यहाँ पे मीजल की जो इंसिडेंस थे इसमें काफी गिराव आ जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख दिए हमने कि मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आउटब्रेक। तो आउटब्रेक के बाद मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज ये मीजल्स ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी देते हैं ताकि ये मीजल्स जो है ये ना हो, क्योंकि अब जब डिजास्टर देखेंगे ना, कोई भी डिजास्टर होता है उसका सबसे ज्यादा हमको मीजल्स ही देखने को मिलता है। इस वजह से मीजल्स वैक्सीन जो होती है इसको हम प्रीफर करते हैं। और इसके अलावा देखिए ये मीजल्स जो होता है ये ऑटोस्क्लेरोसिस को एग्रीवेट करता है। इसी वजह से हम बताया ना कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे हमको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑटोस्क्लेरोसिस को जब स्टिमुलेट करेगा तो ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई इंपॉर्टेंट जो चीजें हम बताएं। और ये देखिए मीजल्स हमको इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हम सीएसएफ में आईजीजी का लेवल देखते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल हम सीएसएफ में देखते हैं क्योंकि ये इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर हो गया। और इस मीजल्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रेजेंट है ना, उसकी बात हम बात कर ले तो देखिए जो वैक्सीन होती है ये लाइव वैक्सीन होती है और हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रीजर होता है इसमें हम नीचे की तरफ मीजल्स की वैक्सीन को रखते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। और इसका साइट जो है, इसकी साइट ये राइट अपर आर्म है। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे बच्चा है ना, ये ऐसे ऐसे बच्चा है, तो इसमें जो राइट अपर आर्म है यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो राइट अपर आर्म में सब क्यूटिनियस इसको हम देते हैं। ठीक है, तो सब क्यूटिनियस राइट अपर आर्म में हम इसको देते हैं। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हम मीजल्स की वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ये चीज हो गई। और इसके देखिए अपर एज लिमिट जो है मीजल वैक्सीन की ये 5 साल है। ठीक है, तो 5 साल के अंदर ही हमको मीजल वैक्सीनेशन में फुल्ली पूरा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीजल की वैक्सीन। तो मीजल्स के बारे में पूरा बात कर लिए। मीजल्स को हम रूबियोला भी बोलते हैं। इसकी फैमिली जो होती है पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली है। और यहाँ पे 4C से हम याद रखेंगे कि कफ, कोराइजा, कंजक्टिविटिस और कॉप्लिक स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट इसका पैथोगनोमिक फाइंडिंग है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे बताया कि हमको एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में ओटाइटिस मीडिया भी देखने को मिलता है और ब्रोंकोनिमोनिया देखने को मिलता है। और ब्रोंकोनिमोनिया मोस्ट सीवियर है और ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ विद मीजल एसोसिएशन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बताया कि विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन हम दे दें तो यहाँ पे माल नरिश्ड में खास तौर से यहाँ पे मीजल्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये बताएं कि 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है। और साइकिलिक ट्रेंड इसका 2 से 3 साल पे हमको देखने को मिलता है। और बताया कि एयरबॉर्न डिजीज है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आउटब्रेक होता है उसके बाद सबसे ज़्यादा मीजल का चांस होता है। और इसी वजह से आउटब्रेक के बाद वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सबसे अच्छी जो होती है ये मीजल्स ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और वैक्सीनेशन के एस्पेक्ट से मैं यहाँ सारी चीज़ें बता दी कि ये लाइव वैक्सीन होती है और हीट सेंसिटिव होती है और राइट अपर आर्म में हम देते हैं। और ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है और साथ ही अपर एज लिमिट इसकी होती है 5 ईयर होती है।